गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए आपके बीच मैं आज 20वां लेक्चर लेकर के उपस्थित हुआ हूं और सबसे पहले हर रोज़ की तरह उन बच्चों के नाम जिन्होंने अच्छे से होमवर्क बना करके कल का होमवर्क जो मैंने 3.6 का फेयर दिया था पूरा विथ एग्जाम्पल, और बहुत सारे बच्चों ने फेयर भेजा और अधिक संख्या में मैं उनके नाम लेना चाहूँगा सबसे पहले, और उसके बाद उन बच्चों के भी नाम लूँगा जिन्होंने संस्कृत का होमवर्क विकास सर को भेजा है। तो पहले मैथ के लिए 10 सेक्शन ए से मिस्टर हर्ष कुमार, अन्नू कुमारी, सुमन राज, ग्रेसी, अनामिका, आरब, विवेक, चंदा, कोमल, बादल गोस्वामी, राजहंस, अमरजीत, किरण, श्रेया, अनुश्री, जयकांत, किशन, टाइगर, मोनल, प्रियांशु, अनुप्रिया, राजन, सुमित और शिवम। 10 सेक्शन बी से अंशु, विश्वजीत, सुरुचि, निखिल, पीयूष, जागृति, लवली, रामकुबेर, प्रियांशु, शिल्पी, सोहल, शैलेश, आंचल शर्मा, सर्वेश, अंकित सेकेंड और प्रीति। 10 सेक्शन सी से विशाल, ज्योति, साक्षी, आयुष, सागर सेकेंड, रोहित, ललन, पीयूष, मनीषा, सृष्टि, नंदनी, कोमल, सागर फर्स्ट और काजल। 10 सेक्शन डी से लक्ष्मी, खुशी और कुमकुम। इन सभी बच्चों ने कल मैथ का फेयर बना करके भेजा, बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा संख्या में पेज थे, 30 तो नॉर्मल सबों के थे, जो थोड़ा बड़ा राइटिंग लिखते हैं उनके 35, 36, 40 पेज तक गए, क्योंकि बड़ा बड़ा सवाल था, पूरा चैप्टर भी था, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल। चलिए, इसका मतलब है कि आप लोग अच्छा मेहनत कर रहे हैं। कल एक बच्चे के नाम छूट गए थे, मिस्टर किशन कुमार, जिन्होंने 18वें लेक्चर का होमवर्क भेजा था लेकिन उनका नाम छूट गया था। चलिए कोई बात नहीं। अब बारी है संस्कृत का होमवर्क, जो लेक्चर 5 का होमवर्क जिन्होंने विकास सर को भेजा था उनके नाम। 10 सेक्शन ए से अन्नू, बादल गोस्वामी, सुमन राज, ग्रेसी, हर्ष, कोमल, शिवानी, अनुश्री, आरब, किरण, श्रेया, टाइगर, अमरजीत, सुमित, राजन, अविनाश, मोनल, सोहल, अनामिका, बादल और राजहंस। 10 सेक्शन बी से जागृति, अंशु, शिल्पी, रामकुबेर, प्रियांशु, सुरुचि, लवली, सर्वेश, आंचल, खुशी, विश्वजीत, नेहा, अंकित फर्स्ट, अमन, शैलेश, अंकित सेकेंड और निखिल। 10 सेक्शन सी से विशाल, ललन, रोहित, ज्योति, आयुष, साक्षी, कोमल, सागर, मनीषा और नंदनी। और अंत में 10 सेक्शन डी से लक्ष्मी, राकेश, शिल्पी और सोनाली। चलिए, बहुत बढ़िया। इसी तरह आप लोग होमवर्क बना करके भेजते रहिए। और आज जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज कोई नया चैप्टर शुरू करूंगा, और उस चैप्टर का नाम भी मैंने बताया था एक क्लास में, और वो है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात बहुपद आपने पढ़ा है इंस्टीट्यूट में ही 2.1 वाला चैप्टर, और आज हम लोग 4.1 वाला चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन अभी आप रुक जाइए, बुक मत खोलिए, पहले उसके बारे में हम लोग पढ़ लें, इंट्रोडक्शन पढ़ लें, क्या होता है द्विघात समीकरण, उसके बाद बुक खोलना है। अभी आज बुक की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, नए चैप्टर को स्टार्ट किया जा रहा है। और एक और बात, बहुत सारे बच्चों ने कभी कभी मैसेज किया था कि सर मुझे समझने में दिक्कत हो रही है, तो मेरा आग्रह है उनसे कि आज देखिए जैसे नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो आज से आप यदि आप मन लगा के क्लास अटेंड करते हैं और होमवर्क बनाते हैं तो कम से कम आज से आपका वो प्रॉब्लम दूर हो सकता है। यदि आप चाहें तो, ना चाहें तो फिर बात ही अलग है। इसलिए जिनको यदि पहले किसी चैप्टर में दिक्कत है तो उसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। जो समस्या होगी हम इंस्टीट्यूट खुलने पर सॉल्व करेंगे, और बहुत जल्द अब इंस्टीट्यूट आपका खुल जाएगा, ये भी आपको हम बता देते हैं। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं, मतलब जिन्होंने अभी तक होमवर्क भेजना शुरू नहीं किया है या जो कुछ दिन भेज करके छोड़ दिए हैं, उनसे फिर मेरा आग्रह है कि वो आज से होमवर्क भेजेंगे। आज से नया चैप्टर शुरू हो रहा है, और इस रिगार्डिंग मैंने एक मैसेज भी आपके व्हाट्सएप पर किया है आज, कि आज से वो बच्चे भी होमवर्क भेजें जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है या कम भेजा है।
तो चलिए आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द्विघात समीकरण, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखाता है QUADR, लेकिन R का उच्चारण नहीं होता है, वो साइलेंट रहता है, सीधा सीधी बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो द्विघात समीकरण जैसा कि नाम से ही पकड़ में आता है, ध्यान से सुनिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। द्विघात समीकरण जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ऐसा समीकरण जिसका घात 2 हो। द्वि का मतलब 2 और घात का मतलब पावर, जिसका घात मतलब पावर 2 हो, ऐसा समीकरण उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं, 3x² - x + 2 = 0। देखिए आप लोग जब द्विघात बहुपद पढ़े थे 2.1 से लेके 2.3 तक, तो उसमें द्विघात बहुपद में क्या होता था, ये बराबर 0 नहीं होता, बस इतना सा का ही अंतर था। द्विघात बहुपद जैसे कि मान लीजिए ऐसा रहे 3x² - x + 2 हो गया, ये द्विघात बहुपद है। ये क्या है, द्विघात बहुपद। तो समीकरण कैसे बनेगा, बराबर 0 दे दीजिए, वो द्विघात बहुपद से बदल के द्विघात समीकरण हो जाएगा, बस हो गया, काम खत्म। अब जो बच्चे 2.1, 2, 3 पढ़े हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम मान के चलते हैं कि आप नहीं पढ़े हैं, सपोज दैट, ठीक है, चलिए हम मान लिए नहीं पढ़े हैं, तो ये द्विघात बहुपद है और ये क्या है, द्विघात समीकरण है। मतलब किसी भी बहुपद को, जैसे कि x² - x + 1, यह एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, और इसी को जब समीकरण बनाना है तो बराबर करके 0 दे दीजिए, वो द्विघात समीकरण बन गया, या उस बहुपद का संगत समीकरण हो जाएगा। अभी बराबर 0 नहीं देंगे तो ये द्विघात बहुपद के गिनती में आएगा, है ना। चलिए तो ऐसा देखिए, इसका द्विघात बहुपद इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका घात 2 है। आप बोलिएगा सर इसका घात 1 भी तो है, देखिए लेकिन बड़ा कौन है, उसी का महत्व है। बड़ा कौन है, पावर 1 भी है, यहां पर पावर 0 भी है, लेकिन बड़ा घात कौन है, 2 है। तो इस पूरे बहुपद का घात हो गया 2, जो सबसे बड़ा देखा जाता है। तो सबसे बड़ा घात कौन है, 2 है। इसका मतलब कि यह एक द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का परिभाषा आप लोग अपने बुक, अपने कॉपी पर लिख लीजिए। ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या लिखिएगा, ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे क्या कहते हैं हम। अच्छा, हम लोग समीकरण पढ़ रहे हैं तो यहां पर बहुपद नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसा समीकरण जिसका, समीकरण को मोहम्मद दीर्घी का दे के 0 दे दीजिएगा, ऐसे सुनना, तो ये समीकरण को इसी तरह, इस तरह से भी लिखा जाता है शॉर्ट में। तो ऐसा समीकरण जिसका घात 2 हो उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं या कहा जाता है, जो लिखे कहते हैं, है ना। तो ऐसा समीकरण जिसका घात 2 हो, ये परिभाषा हो गया द्विघात समीकरण का, है ना। अब देखिए व्यापक रूप, आपसे कोई पूछे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहिए या जनरल फॉर्म कहिए इंग्लिश में, ax² + bx + c = 0, है ना। कोई यदि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपसे पूछता तो बराबर 0 नहीं लिखते हम लोग, तो बहुपद अलग था। तो यहां भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण, तो बहुपद को भी हम मिटा देते हैं, है ना। चलिए तो व्यापक रूप, अच्छा मन में, आपके मन में एक प्रश्न उठता है कि सर व्यापक रूप का मतलब क्या होता है। व्यापक रूप का मतलब है कि कोई भी द्विघात समीकरण इसी रूप का होता है,
कोई भी द्विघात समीकरण वह इसी रूप का होता है। अब बोलिएगा कैसे, जैसे मान लीजिए एक यही उदाहरण था, इसमें ले लीजिए, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यह भी इसी रूप का है। ए के जगह 3 है, बी के जगह -1 है और सी के जगह 2 है। तो किसको कहते हैं, ए किसको कहते हैं, देख लीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणज है, मतलब जो मान लीजिए यहाँ वाई स्क्वायर रहता, तो जो स्क्वायर वाले टर्म का जो गुणज है मतलब गुणांक है वो ए कहलाता है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, ए किसको कहते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक या गुणज जो बोलिए। मिडिल टर्म जो होगा, मिडिल टर्म में एक्स का चर का जो गुणज होगा वो बी कहलाता है। बी किसको कहते हैं, एक्स का गुणांक या गुणज। और सी किसको कहते हैं, अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म। सी किसको कहा जाता है, अचर पद, जिसको किसी चीज से गुना नहीं है, जो स्वतंत्र है, ये अचर पद हो गया। तो याद रखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणज ए, एक्स का गुणज बी और अचर पद सी। यदि ये उल्टा पुल्टा है तो इसको पहले सजा के लेंगे, मानक रूप में ले आएंगे, उसके बाद ए बी सी निकालेंगे। मान लीजिए एक सवाल है, एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। आपको इसमें पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी बताइए, तब तो आराम से बता देंगे। एक्स स्क्वायर का गुणज मतलब एक्स स्क्वायर को किस चीज़ से गुना है, 7 से, तो a बराबर 7 हो गया। x का गुणज क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 छिपा हुआ है, और माइनस है तो माइनस लिखना जरूरी है, तो b बराबर -1। और अचर पद कितना है, c बराबर 2, ये अचर पद 2 है। तो जो अचर पद का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, जिसमें किसी चीज़ से गुना नहीं है। इसमें एक्स स्क्वायर से गुना है, इसमें एक्स से गुना है, लेकिन इसमें किसी चीज़ से गुना नहीं है, वो अचर पद हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया, है ना। अच्छा मान लीजिए इस हम दूसरा सवाल दे देते हैं कि x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब इसमें बताइए कि a क्या होगा, b क्या होगा, c क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन मेरा सलाह है आपको कि आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा इसको मानक रूप में ले आइए, तो आपको थोड़ा सहूलियत हो जाएगा, है ना। मानक रूप का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, मतलब इसको सजा लीजिए एक तरह से, यही बोलिए मानक रूप में बड़ा पावर वाला पहले, उसके बाद उससे कम पावर, लास्ट में अचर पद। तो इसको सजा लेते हैं, यही हो गया मानक रूप। तो सबसे बड़ा पावर है 3x स्क्वायर, उसके बाद x वाला का नंबर आता है, इसको लिखिए, अचर पद लास्ट में लिखा जाता है नियम के अनुसार। तो देखिए ये इसी फॉर्म में आ गया, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब कहिएगा सर यहाँ माइनस सी है, देखिए प्लस ही है, c बराबर -2 है, प्लस ही है वहाँ पर, लेकिन वो c का मान माइनस में है। देखिए अब इसमें लिखिए a बराबर कितना 3, b बराबर कितना 1, c बराबर कितना -2। तो आपको सहूलियत हो जाएगा जब आप इसको सजा लेंगे, मतलब मानक रूप में ले आएंगे, तो आपको a b c निकालने में सुविधा होगी। बस चलिए एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग, 3x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अब कहिएगा कि सर ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, बिल्कुल है, पावर 2 है ना, हो गया द्विघात समीकरण। अब ये नहीं सोचिएगा कि सर 2 ही टर्म है तो कैसे होगा, कम से कम 3 टर्म होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, एक टर्म भी होगा तो वह भी द्विघात समीकरण है। टर्म से कोई मतलब नहीं है, कितना पद है उससे मतलब नहीं, मतलब है पावर से। घात 2 है ना, बात खत्म है। तो यहां पावर कितना है, मैं नामे से पकड़िए, द्विघात, इसको मतलब है घात से, पावर से। अब 2 ही टर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये द्विघात समीकरण है। तो देखिए a बराबर कितना है 3 है, मिडिल टर्म नहीं है, x वाला टर्म नहीं है, तो जो टर्म नहीं है उतना बराबर 0 है ना, x वाला टर्म नहीं है और अचर पद है, तो c बराबर -1।
तो जो टर्म नहीं है उतना बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसमें मिडिल टर्म नहीं था तो b बराबर 0। यदि अचर पद नहीं हो, लास्ट वाला मान लीजिए, एक लास्ट उदाहरण लेते हैं हम लोग, x² माइनस 5x इक्वल टू 0। आपसे पूछे क्या यह द्विघात समीकरण है? हाँ बिल्कुल है। तो बताइए ABC बता देंगे। मानक रूप में सजा हुआ है ही तो कोई दिक्कत नहीं, यदि मानक रूप में नहीं रहता तो पहले सजा लेते हैं उसको। मतलब मानक रूप समझ गए होंगे आप लोग कि स्क्वायर वाले को पहले, मिडिल टर्म को बीच में, अचर पद को लास्ट में। इसमें 2 ही टर्म है, स्क्वायर वाला पहले, मिडिल टर्म है, अचर पद है ये नहीं है। तो देखिए x² का गुणज कितना है, कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। x हो गया मिडिल टर्म, इसका गुणज है कितना, -5 से गुना है x मिडिल टर्म को, तो b बराबर -5। और अचर पद नहीं है तो जो टर्म नहीं है उतना बराबर 0। तो c बराबर क्या हो गया, इसमें 0 हो गया, है ना। आप लोग को यदि नहीं दिखे तो समझ लीजिए c बराबर यहाँ 0 है, c बराबर 0, है ना। तो जो टर्म नहीं है, अब आपके मन में हो सकता है एक प्रश्न उठे, अच्छा सर कि b बराबर 0 हो सकता है, c बराबर 0, कभी a बराबर 0 हो सकता है? कभी नहीं होगा। किसी भी द्विघात बहुपद में a बराबर 0 नहीं हो सकता है, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है ना। तो चलिए यहाँ तक आप लोग अपने बोर्ड को, अपने मोबाइल को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिए। आप लोग समझ गए होंगे कि ये द्विघात समीकरण कहते किसको हैं, इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसको कॉपी पर नोट करते जाएं, और ABC कैसे निकालेंगे ये भी आप समझ गए होंगे, है ना। x² का गुणज a, मिडिल टर्म का गुणज b, बीच वाले का, और लास्ट में अचर पद का गुणज c। चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं, मान लीजिए एक सवाल दिया गया है आपको, दिए गए द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें, या इतना लंबा लाइन नहीं रहेगा, केवल रहेगा हल करें। एक के बात है, मूल ज्ञात करें। मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, इसका मूल ज्ञात करना है। मूल का मतलब हल निकालना है। मूल ज्ञात करने का मतलब या हल करने का मतलब हुआ चर का मान निकालना। चर, जो भी चर है, मान लीजिए x है, y है, z है, u है, v है, या और भी कुछ है, उसका चर का मान ज्ञात करना, यही आपको कहा जा रहा है ना। जहां भी हल करें लिखा हुआ है या मूल ज्ञात करें तो समझ लीजिए कि क्या कहा जा रहा है, उसमें जो भी वेरिएबल है, x है, y है, z है, u है, v है, कुछ भी है, उसका मान ज्ञात करना है आपको। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जैसा कि आप द्विघात बहुपद वाले चैप्टर में करते थे 2.123 वाले चैप्टर में, उसी तरह से आपको पहले इसका गुणनखंड करना होगा। पहले क्या करना होगा, गुणनखंड, और उसके बाद हम लोग निकाल देंगे आराम से x का मान, है ना। तो यह हम लोग आज 2 विधि से पढ़ेंगे, एक गुणनखंड विधि से और दूसरा सूत्र विधि से। 2 विधि, ऐसे टोटल आपके सिलेबस में 3 विधि है, एक गुणनखंड विधि, एक सूत्र विधि, द्विघातीय सूत्र से बनाएंगे, आज ही बनाएंगे, और तीसरा विधि है पूर्ण वर्ग विधि, जो आज नहीं बताएंगे, वो अगले दिन बताएंगे, जब चैप्टर शुरू होगा उस समय बताएंगे पूर्ण वर्ग विधि। तो 3 विधि आपको पढ़ना है, 3 विधि से आप x का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज गुणनखंड विधि पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, तो आप समझ गए, हल करें का मतलब क्या होता है, चर, जो भी चर है उसमें x है, y है, z है, u है, v है, a b c d, कुछ भी उसका मान निकालना है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले इसका क्या करेंगे, ये जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए, आप गुणनखंड पढ़े होंगे, गुणनखंड कैसे किया जाता है ये आप जानते हैं। स्क्वायर वाले को उतार दिए, फिर अचर पद को उतार दिए, है ना। अब इसमें यदि कोई बच्चे कहते हैं कि सर हम नहीं जानते हैं गुणनखंड, तो देखिए तब तो ये आप इसका मतलब 2.123 वाला नहीं पढ़े, या नहीं तो फिर 8th 9th में भी गुणनखंड है, बहुत सारा चैप्टर है, 9th में कई चैप्टर है गुणनखंड का। लेकिन चलिए फिर भी नहीं पढ़े, तब कैसे बनेगा सर,
तब तो फिर दिक्कत है आपको, तब फिर आपको हमसे बात करना होगा, आपको मेरे पास आके सीखना होगा गुणनखंड, किसी छुट्टी वाले दिन में, संडे वगैरह में आकर के गुणनखंड सीखना होगा, ऐसे नहीं संभव है ना। क्योंकि यदि हम गुणनखंड अभी पढ़ाते हैं तब तो इसका मतलब है कि 80% बच्चे का समय बर्बाद होगा, क्योंकि वो जान रहे हैं। तो चलिए हम मान के चलते हैं कि आप गुणनखंड जानते हैं, तो कैसे गुणनखंड करते हैं हल्का सा हम बता देते हैं। यदि हल्का सा में आप सीख गए तो और अच्छी बात है। स्क्वायर वाले टर्म को उतार देंगे, अचर वाले पद को भी उतार देंगे, लेकिन बीच वाले को तोड़ना है, बीच वाले को तोड़ के लिखना। अच्छा, ये जो बराबर 0 है इसको भी उतार दीजिए, इसको तोड़ना है, इसको ऐसे नहीं तोड़ा जाता है, इसको तोड़ने में थोड़ा मेहनत है। इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तोड़ना इसको है लेकिन गुना करेंगे इसको और इसको। 10 गुना 8 80 है ना एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे ना प्लस माइनस गुना करेंगे, केवल अंक गुना कर दिए। 10 गुना 8 80 हो गया, 80 हो गया। अब इसको रफ में ले जाके इसको फैक्टर कीजिए, मतलब तोड़िए। 2 से 40 बार में, फिर 2 से, फिर 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में। अब नहीं तोड़िए, अब टूटेगा भी नहीं। हमको लाना है -11x और हमारे पास टर्म है 1 2 3 4 5। ऐसा दिमाग लगाइए ताकि -11x यही 5 टर्म से होना चाहिए, है ना। गुणनखंड उसी को बोलते हैं। इसी 5 टर्म से आपको गुणनखंड में -11x पुराना है, तो हम दिमाग लगाते हैं। आप ई तीनों को एक साथ रख सकते हैं, ई दोनों को एक साथ, ई चारों को एक साथ, इसको अलग कर सकते हैं, किसी को भी किसी के साथ रख सकते हैं। तो देखिए हम मने मन सोच लिए कि जब ई चारों को एक साथ रखते हैं तो क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 5 को अलग कर देते हैं अकेला। 16 में 5 जाएगा, 11 आ जाएगा, बस 11 लाना था हमको। आप चाहें तो ई तीनों को एक साथ, ई दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका 16 नहीं 11 नहीं पूरेगा, आपको 11 तक पहुंचना है, यही है गुणनखंड। तो चलिए ई चारों को एक साथ रखें, इसको अलग कर दिए। एक्स वाला सवाल है तो ये रब कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स लगा दिए। -11x लाने के लिए हम क्या करेंगे, 16x में माइनस देंगे और 5x में प्लस देंगे, हो गया। अब देखिए इन दोनों से आ जाता है -11x, इसको उठा के यहाँ ले आइए। -16x प्लस 5x हो गया गुणनखंड। इन दोनों से -16x में 5x जाएगा तो -11x बचेगा, मतलब ऑपरेशन हम लोग का सक्सेसफुल रहा, है ना। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, पहला दोनों में आप चाहें तो 5x को पहले लिख सकते हैं, -16x को बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। पहले इन दोनों में कॉमन लीजिए, तो 10 और 16 में किस चीज़ से भाग लगेगा, 2 से। x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो 2x हो गया। तो 2x से 10x स्क्वायर में भाग देंगे तो क्या होगा, 2 से 10 में भाग देंगे 5, x से x स्क्वायर में भाग देंगे 1x बच जाएगा, -16x में जब हम 2x से भाग देंगे x कट जाएगा, और 2 से 16 में भाग देंगे तो 2 8 16, 8 बार में हो गया। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं रहे तो 1 कॉमन लेना चाहिए, नियम कहता है ना। तो 1 कॉमन ले लिए तो कितना हो गया, 5x - 8 = 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में मिल रहा है, इसका मतलब आप सही बना रहे हैं। फिर से कॉमन ले लीजिए, इसमें भी 5x - 8, इसमें भी 5x - 8 कॉमन ले लिए। इधर क्या बचा, 2x, इधर क्या बचा, +1 = 0। देखिए ये गुना के रूप में हो गया, मतलब आपका गुणनखंड हो गया। ये क्या हो गया, गुणनखंड। जो बच्चे गुणनखंड जानते हैं उनको इतना समझाने की आवश्यकता नहीं हुई होगी, क्योंकि वो गुणनखंड बहुत बनाए हैं, बहुत प्रैक्टिस किए हैं। चलिए फिर भी हम थोड़ा स्पीडली बता दिए गुणनखंड कैसे आया, -16x + 5x, ठीक है। अब देखिए इतना बीच में गुना छिपा हुआ है, इतना गुना इतना बराबर 0। जैसे मान लीजिए कि p गुना q बराबर 0 है, 2 टर्म बराबर 0 है, दोनों का गुणनफल 0 है। कब 0 हो सकता है, जब या तो p बराबर 0 हो या q बराबर 0 हो, तभी ना इन दोनों का गुना 0 होगा। सोचिए
दोनों में से कोई एक जीरो होना जरूरी है, या दोनों जीरो हो जाए तो गुना जीरो हो सकता है। जैसे कि P का मान है 4 और Q का मान है 0, तो 4 गुना 0 0 हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि Q 0 था। अब मान लीजिए Q का मान ही रहता है 5 और P रहता 0, फिर भी 0 होता। मतलब दो चीज का गुना यदि 0 है, यह कब पॉसिबल है? या तो दोनों में से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो जाए, है ना। तो चलिए उसी का हम लोग काम करेंगे। अब देखिए गुणनखंड रेडी हो चुका है। थोड़ा ध्यान दे दीजिए, पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास आप ध्यान से देखेंगे ना तो सभी चैप्टर में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अब फर्स्ट क्लास कमजोर रह गया तो दिक्कत होगा। देखिए इतना गुना इतना बराबर 0, यह कब संभव है? जब या तो इतना बराबर 0 हो या इतना बराबर 0 हो, है ना। आपको ऐसे अंडरलाइन नहीं करना है, हम समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए क्या लिखेंगे? इतना गुना इतना बराबर 0 है, इसका मतलब है कि या तो 5x - 8 बराबर 0 है या 2x + 1, आइदर और करके भी लिख सकते हैं आप लोग, जैसे लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो 5x - 8 बराबर 0 या 2x + 1 बराबर 0। यदि इफ पहले इसको लेके चलते हैं, 5x - 8 बराबर 0, तो क्या होगा? -8 को उस पार भेज दीजिए, +8 हो गया, तो x बराबर हो गया 8। ये जो 5 गुना में है इधर आया भाग में, एक आंसर हो गया, है ना। चाहे तो आप नीचे लिख सकते हैं, कंटिन्यू लिखना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि नीचे हो सकता है आपको देखने में दिक्कत हो, इसलिए हम इधर लिखते हैं। यदि 2x + 1 बराबर 0, अब इसको लेके चलेंगे सेकंड वाले को, +1 उधर गया -1, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए भी लास्ट में लिख सकते हैं या और भी -1/2। देखिए x का 2 आंसर आया, यही जो हुआ इसी को बोलते हैं मूल या हल। अतः x का 2 आंसर आया, एक आया 8/5, एक आया -1/2, यही आंसर हुआ, यही हो गया मूल। ये जो x का मान निकला इसी को क्या बोलते हैं? मूल। देखिए 2 मूल निकला, क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, जितना घात वाला उतना ही मूल निकलता है। रैखिक बहु समीकरण यदि रहेगा एक घात वाला तो एक मान निकलेगा। यहाँ द्विघात समीकरण है 2 घात वाला, तो x का 2 वैल्यू निकला, पहला दूसरा। 3 घात वाला यदि कोई समीकरण होगा, अभी हम लोग पढ़े नहीं है 3 घात वाला, तो x का 3 मान निकलेगा। 4 घात वाला होगा तो x का 4 वैल्यू निकलेगा, है ना। तो नियम है जितना घात वाला होगा, यहाँ 2 घात वाला है तो 2 वैल्यू निकला, 2 मान निकला। और ये कौन सा विधि हुआ? गुणनखंड विधि। इस विधि को क्या कहते हैं? गुणनखंड विधि से आपने मूल निकाला, ये x का मान निकाला, है ना। क्या किए? सबसे पहले गुणनखंड कर दिए, ये बराबर 0 उतारते जाइएगा, भूलिएगा नहीं। उसके बाद सीधा सीधी, इसलिए इतना बराबर 0 या इतना बराबर 0, एक बार इसको लेके चले, एक बार इसको लेके चले, 2 आंसर आया, यही हो गया मूल। अब हम लोग पढ़ेंगे सूत्र विधि। ये कौन सा विधि था? गुणनखंड विधि। इसको उतार लीजिए या अपने से बना लीजिए, मेन है इसमें गुणनखंड। चलिए अब इसी सवाल को हम लोग सूत्र विधि से बनाएंगे। कौन सा सूत्र विधि से? द्विघातीय सूत्र बोलते हैं इसको, द्विघातीय सूत्र विधि से हम लोग क्या करेंगे? आंसर वही आएगा, है ना। चाहे आप गुणनखंड विधि से बनाइए, चाहे किसी भी विधि से बनाइए। अभी 2 चर वाले रैखिक समीकरण वाला चैप्टर समाप्त हुआ, किसी भी विधि से आप बनाते थे आंसर सेम आता था। उसी तरह आप इस सवाल को, द्विघात समीकरण को आप किसी भी विधि से बनाइए तो आंसर सेम आएगा। तो देखिए द्विघातीय सूत्र होता क्या है, देख लीजिए पहले। x बराबर, या मान लीजिए y में है द्विघात समीकरण, तो y बराबर हो जाएगा, जो रहेगा z में रहेगा tan z², तो z बराबर हो जाएगा -b ± √√z²
बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए रूट सी तक ले जाइएगा, कहाँ तक, सी तक, जहाँ तक आप सी लिखे हैं, और पूरा पे बटा दीजिएगा और बाय 2a, यही है द्विघातीय सूत्र। इसी विधि से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। ये सूत्र याद रखना है, द्विघात आपसे केवल ऑब्जेक्टिव में आ जाए द्विघातीय सूत्र लिखिए तो यही सूत्र होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब कहिएगा कि सर हाँ, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट के अंदर आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको कैपिटल डी से भी सूचित किया जाता है। किस चीज से सूचित किया जाता है, कैपिटल डी, बड़ी डी से। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट, इसको हिंदी में विविक्तर या विवेचक भी बोलते हैं, अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनांट, है ना। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको डी भी लिखा जाता है। तो इस प्रकार इस सूत्र को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। एक के बात हुआ, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, एक ही सूत्र है दोनों। क्यों, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरा लिखिए या उसके बदले में डी लिख दीजिए, एक ही चीज है ना। तो अब इसी सूत्र विधि से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। आप इस सूत्र को याद रखेंगे। देखिए, तो इस सूत्र विधि से निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको मानक रूप में सजाना होगा, a b c निकालना होगा। संयोग से ये मानक रूप में सजा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले x स्क्वायर वाला है, फिर x वाला है, फिर अचर पद है, ये तो सजा हुआ है, तो बहुत खुशी का बात है। डायरेक्ट लिखिए, a बराबर 10, b बराबर माइनस 11, माइनस है तो लिखना जरूरी है, प्लस तो नहीं भी लिखिएगा तो छिपा रहता है, c बराबर माइनस 8, माइनस 8। एक काम कीजिए, हम चाहें तो डायरेक्ट ये सूत्र लिख सकते हैं, लेकिन आपको आसान पड़ेगा, आप पहले d निकाल लीजिए, d निकाल लीजिएगा, डिस्क्रिमिनांट मतलब विविक्तर या विवेचक, उसके बाद ये सूत्र लगा के बनाइए, थोड़ा आसान हो जाएगा। आप भी वही कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग d निकाल लेते हैं, मतलब सामान जुटा लेते हैं। खाना बनाने से पहले हम लोग सामान जुटा लेते हैं, बस वही सामान जुटा रहे हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिए, डी विविक्तर निकाल लीजिए। b का मान कितना है, माइनस 11 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 10, c का मान माइनस 8। हम आपको बोले हैं माइनस में रहे तो ब्रैकेट में लिखिएगा, सुविधा होगा। माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस गुना माइनस, आप जानते हैं प्लस हो जाता है। 11 का स्क्वायर 11 गुना 11 121, माइनस माइनस प्लस। 10 को 4 से गुना कीजिए, 10 गुना 4 40, 40 को 8 से 4 अठे 32, 320। अब इन दोनों को जोड़ना होगा, कितना हो जाएगा, 4 4 1 441। देखिए विविक्तर निकाल लिए, डी निकाल लिए, सामान जुटा लिए। अब सूत्र लगाइए, डी निकाल लिए तो ये वाला लगाइए, डी नहीं निकाले रहते तो ये निकाल, डायरेक्ट ये लगाते। चलिए अब डी निकाल चुके हैं तो चलिए यहाँ लिखिए x बराबर, देखिए यहाँ x में है सवाल तो x बराबर लिखिएगा, y में रहेगा तो y बराबर, जिसमें रहेगा उतना बराबर। सूत्र क्या लिखना है, नीचे वाला लिखिए, माइनस बी, दोनों एक ही सूत्र है, हम बार बार बोल रहे हैं, प्लस माइनस रूट डी। इसको आप लोग उतार लीजिए, ये वाला पार्ट अभी हम मिटाएंगे, ठीक है। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। अब चलेगा और देखिए माइनस बी बराबर माइनस 11। दो माइनस कैसे होगी आप समझ गए होंगे, एक माइनस तो सूत्र का यहाँ से और एक बी को अपना भी माइनस है तो दो माइनस हो गया, बी बराबर माइनस 11 है, प्लस माइनस रूट डी, डी का मान कितना निकला 441 बाय 2a, a का मान कितना है 10। चलिए सब का मान पुट कर दिए, सबका मान क्या कर दिए, पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे, x का मान निकल जाएगा। आप देखिएगा आंसर वही आएगा जो गुणनखंड विधि से आया था। यदि नहीं आया इसका मतलब हमारा गलत है।
आएगा ही आएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। x बराबर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 11 प्लस माइनस, अब देखिए 441 का वर्गमूल, आपको वर्गमूल आना चाहिए, है ना। वर्गमूल आप पढ़े हैं 8 में, 9 में, 10th में भी हमने पढ़ाया है, नहीं तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। 441 का वर्गमूल होगा 21। कैसे? 21 का स्क्वायर करने पर 441 आता है। 21 गुना 21, मतलब यदि हम 441 को 21 गुना 21 लिखेंगे तो 2 21 में 1 21 रूट के बाहर आ जाएगा, वही उसका वर्गमूल हुआ। और नीचे 10 गुना 2, 10 दूनी 20, ठीक। और देते चलिएगा x बराबर। अब देखिए ये प्लस माइनस, अब इसका क्या यूज है, 2 बार लिखना होगा, एक बार प्लस वाला, एक बार माइनस वाला। कैसे लिखेंगे वो भी देखिए, 11 इतना प्लस 21 बाई 20 कोमा 11 माइनस 21 बाय 20, मतलब एक बार इतना प्लस इतना बटा 20 कोमा दे दीजिएगा, फिर एक बार इतना माइनस इतना बटे 20, प्लस माइनस अलग अलग कर दिए, 11 और 21 को जोड़ देते हैं 32 बाई 20। अब देखिए 11 में 21 चला जाएगा तो माइनस 10 बड़ा का चिन्ह लगेगा, माइनस बड़ा का है, बाय 20, 10 से 20 कट गया 2 बार में, 10 से 10 एक बार में, 10 से 20 2 बार में, ये भी कट रहा है 4 से 5 बार में, 4 से 8 बार में। समान चीज से कटाइएगा, ऐसा नहीं कि 20 को कटा दिए 10 से और 32 को कटा दिए 8 से, नहीं, जिस चीज से कटेगा ऊपर और नीचे समान डिजिट से कटेगा। x बराबर, एक आंसर हो गया 8/5 मतलब 8/5, और दूसरा आंसर हो गया -1/2। आप देख लीजिए गुणनखंड विधि पलटा करके, उसमें भी यही आंसर आया था। आया था या नहीं आया था, बोलिए? बिल्कुल आया होगा। किसी भी विधि से आप बनाइए। ये किस विधि से बनाए हम लोग? सूत्र विधि से, या द्विघातीय सूत्र बोलिए, या खाली सूत्र भी बोल सकते हैं। तो क्या किए, सबसे पहले मानक रूप में तो था ही, ABC लिख दिए, D निकाल लिए, D निकाल के सूत्र लगा दिए, और सूत्र लगा करके x का मान निकाल लिए। 2 आंसर आएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है, 2 घात वाला है, तो x का 2 वैल्यू आएगा। सीधा सा बात है, हो गया, बिल्कुल आसान। आज आप लोग को होमवर्क भी इसी टाइप का देंगे। चलिए थोड़ा ध्यान से पहले पढ़ लीजिए, फिर अब होमवर्क भी दे देंगे थोड़ी देर में। चलिए मान लीजिए कि आपके सामने कोई एक सवाल है, ये द्विघात समीकरण है, इसको बराबर 0 कर देंगे। अभी ये द्विघात बहुपद है, बराबर 0 करेंगे तो ये द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। तो कहा गया कि बताइए इसका दोनों विधि से, गुणनखंड विधि से और सूत्र विधि, दोनों विधि से मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम किसी भी विधि से आप बनाइए, हम आपको ये निर्देश देते हैं, बताते हैं, ये पहले आप क्या कीजिए, उसको मानक रूप में ले आइए, स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपको सुविधा होगी, है ना। तो सबसे पहले मान लीजिए हम गुणनखंड विधि से भी बना रहे हैं, पहले इसको मानक रूप, मान लीजिए हम गुणनखंड विधि से पहले ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ा पावर वाला कौन है, 27x² बड़ा पावर है, इसको पहले लिखेंगे, -3 को बाद में लिखेंगे, है ना। चलिए लिख दिए। अब ये मत सोचिएगा कि सर इधर से इधर गया तो चिन्ह नहीं बदलेगा, नहीं, चिन्ह कब बदलता है, जब बराबर के इस पार से उस पार जाता है। यहाँ तो बराबर के बाएं साइड में ही है, अपने घर में ही है ना, घर में एक रूम से दूसरे रूम गया, उसमें नहीं बदलता है। कब बदलता है, जब बराबर के इस पार से उस पार जाता है, तो इसमें चिन्ह नहीं बदलेगा। अब देखिए सबसे पहले गुणनखंड करेंगे इसका। अब बताइए गुणनखंड करने यदि ये सवाल आता तो आप क्या करते, हम आपको बताए हैं, फिर से आज बता देते हैं। कोई भी गुणनखंड हो, यदि कॉमन आए तो सबसे पहले कॉमन लेना चाहिए, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा आपका। देखिए इसमें 3 कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है, 3,
तो 3 से इसमें भी भाग लगेगा, 3 से इसमें भी भाग लगेगा। तो 3 से जब भाग देंगे तो 9x², 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 = 0। सबसे पहला काम, दुनिया का कोई भी सवाल हो यदि गुणनखंड करना है तो इसका सबसे बड़ा सूत्र है कि यदि कॉमन आए तो पहले कॉमन लीजिए, उसके बाद कुछ सोचिए। अब देखिए 3, अब 9x² को हम लिख सकते हैं 3x², ठीक है। 1 को लिख सकते हैं 1² ऐसा क्यों किए? ये सूत्र देखिए, इसमें 2 ही टर्म है, स्क्वायर वाला और अचर पद, मिडिल टर्म नहीं है। और हम आपको बताए हैं कि जब मिडिल टर्म नहीं हो तब उसको a² - b² के सूत्र में ही बैठा के बना लेते हैं हम लोग। तो 9x² को 3x² लिखे, -1 को 1² लिखे। ये 3 जो आप कॉमन लिए इसका कोई रोल नहीं है, ये बेचारा साइड हीरो है, ये उतरते रहेगा लास्ट तक, है ना। बस इसका यही रोल है, इसको छोड़ना नहीं है। अब देखिए a² - b², इसका सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, a² - b² बराबर सूत्र आपने पढ़ा है a + b × a - b। तो इसको भी सूत्र पे बैठा दीजिए, 3x + 1 3x - 1 इतना प्लस इतना, इतना माइनस इतना, सूत्र के अनुसार बराबर 0। a + b इंटू, यहाँ इंटू मतलब गुना छिपा हुआ है। अब देखिए, इसलिए या तो इतना बराबर 0 या इतना बराबर 0, है ना। क्या हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0 या 3x - 1 बराबर 0। आप बोलिएगा सर इतना बराबर 0 नहीं हो सकता है। नहीं, कोई भी अचर पद बराबर 0 नहीं हो सकता है। 3 बराबर 0 कैसे होगा? 3 रुपया और 0 रुपया समान हो सकता है? नहीं, लेकिन यहाँ तो x लगा हुआ है, इसके कारण इतना बराबर 0 हो सकता है। तो ये जो भी कॉमन लीजिएगा उतना बराबर 0 नहीं लिखना है। तो क्या हो गया, या तो इतना बराबर 0 या इतना बराबर 0, बारी बारी से लेके चलेंगे दोनों को। यदि 3x + 1 बराबर 0 तो क्या होगा, +1 उधर गया -1, तो x बराबर -1/3। एक आंसर ये हो गया। यदि अब दूसरा वाला लेके चलिए 3x - 1 बराबर 0, तो -1 को उधर भेज दीजिए, +1, x बराबर 1/3। ये आंसर हो गया, x = -1/3 और +1/3, है ना। तो गुणनखंड विधि से इसको हमने बना दिया। तो क्या है, यदि कॉमन आए तो सबसे पहले आपको कॉमन ही लेना चाहिए, चाहे गुणनखंड हो चाहे हल ज्ञात करें मूल। अब मान लीजिए इसी सवाल को सूत्र विधि से बनाना होता तो सबसे पहले मानक रूप में सजाना तो होगा ही, चाहे आप किसी भी विधि से बनाइए, मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको सजा देते हैं। अब देखिए a बराबर x² का गुणज a कहलाता है, a बराबर 27। अब देखिए मिडिल टर्म नहीं है इसमें, हम बताए अभी आपको थोड़ी देर पहले कि जो टर्म नहीं है उतना बराबर 0, b बराबर 0 और अचर पद है -3, तो c = -3। तो आप क्या कीजिए, पहले d निकाल लीजिए, समान जुटा लीजिए। देखिए ये एक ऐसा विधि है, कौन सा, सूत्र विधि, ये बहुत बढ़िया विधि है सूत्र। बोलिएगा सर आप इसको बढ़िया क्यों बोल रहे हैं, हम लोग को तो गुणनखंड ही अच्छा लगता है। नहीं, आप लोग को कुछ दिन जब बीत जाएगा, 1 वीक, एक सप्ताह, तो आप बोलिएगा कि सर यही विधि अच्छा लग रहा है। ये एक ऐसा विधि है, इसमें जल्दी गलती होने की आशंका नहीं रहती है, लेकिन गुणनखंड में थोड़ा आपको संभल के बनाना होगा। थोड़ा सा भी आपका ध्यान इधर उधर हटा तो माइनस प्लस में गलती हो जाएगा तुरंत। लेकिन इस विधि में बेचारा सूत्र से बनता है, ये जल्दी गलती नहीं होता है। अब यदि आप जबरदस्ती ना करें तो, है ना, तो ये विधि स्टैंडर्ड विधि भी माना जाता है। तो चलिए b², इसलिए दोनों विधि पढ़ना जरूरी है। b²
b का मान 0 रख दिए, माइनस 4ac, a का मान 27 और c का मान -3, माइनस को ब्रैकेट में रख दिए, 0 का स्क्वायर 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, अब इसको गुना कर देंगे, 4 तिया 12 बरसते 84 का 4 बचा 8, 12 दूनी 24 और 8 32, 332 में 0 जोड़ेंगे तो 324 ही रह जाएगा, है ना। देखिए 0 से गुना करते तो 0 हो जाता, लेकिन जोड़ने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, d निकल गया। अब आप लोग ये वाला सूत्र लगा करके खुद से भी बना सकते हैं, -b प्लस माइनस √d/2a माइनस b का मान क्या दे दीजिएगा 0 प्लस माइनस √d/2a, d का मान 324 दे दीजिएगा, 324 का वर्गमूल निकल जाता है पूरा पूरा, है ना। आप इसको वर्गमूल इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इसको तोड़ दीजिएगा और 2 में 1 निकाल लीजिएगा, जैसे 2 ठो 3 है, 1 3 बाहर, 2 2 है, 1 2 बाहर, तो इस तरह से भी वर्गमूल निकलता है, जैसे आपको सुविधा हो, और x का मान निकाल लीजिएगा। आंसर यही आएगा, जो गुणनखंड विधि से आया है वही उस विधि से भी आपका आंसर सेम आएगा। तो चलिए अब आप लोग तैयार हो जाइए होमवर्क के लिए, और याद रखिएगा टेस्ट है सैटरडे को 3.1 से लेकर 3.6 तक, और थोड़ा हम द्विघात समीकरण जो पढ़ा रहे हैं इसका भी कुछ देंगे, है ना, थोड़ा मज़ा आएगा, और करंट का पढ़ा हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा। हम फाइनल सूचना फ्राइडे के क्लास में अच्छे से हम बताएंगे कैसे क्या कहाँ, शुक्रवार के दिन का वीडियो ध्यान से देखिएगा, शनिवार को टेस्ट है। तो चलिए अब तैयार हो जाइए होमवर्क के लिए। ये होमवर्क आपके सामने है, ये कुल 12 सवाल हैं, 1 से 6 तक इधर, 7 से 12 तक इधर। इसको दोनों विधि से मूल ज्ञात करना है। निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूल गुणनखंड एवं सूत्र दोनों विधि से ज्ञात करें, मतलब गुणनखंड से भी चर का मान निकालना है और सूत्र विधि से भी, दोनों का आंसर सेम होगा। आप क्या कीजिएगा, दोनों विधि से बना करके जितना जल्द हो सके, हार्डली 7 बजे शाम तक आप हमको ये होमवर्क भेज दीजिएगा, है ना। और यदि कोई भी आपको परेशानी हो इस सवालों में, इन सवालों में, तो आप मैसेज करेंगे तो मैं किसी ऐसे बच्चे की कॉपी फॉरवर्ड कर दूंगा जिनका सारा सही होगा, है ना। तो 12 सवाल है, लेकिन इसको दोनों विधि से आप बनाइएगा तो टोटल 12 गुना 2 मतलब 24 सवाल हो जाएगा। तो 24, इन 24 सवाल को आप लोग बनाइएगा, अच्छे से समझ के बनाइएगा। जो हम बताए हैं 2 सवाल उसको भी बना लीजिएगा, लेकिन आपको भेजना है ये 24 सवाल ही। चलिए आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अपने वीडियो को रोक करके आप लोग उतार सकते हैं, इसको उतार लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का, छोटों का अपना विशेष ख्याल रखिए। धन्यवाद।